Hello and welcome to this edition of the Hotspot, brought to you by JB Park Consultants. I am Rahul Srivastava. हम दिल्ली शहर में हैं। अजीब तबीयत व फितरत है इस शहर की। कोई पुख्ता सबूत नहीं कि इसका नाम कैसे पड़ा। पुख्ता इतिहास ये कहता है कि इस राजा ने एक किला बनवाया लाल कोट। इसलिए बनवाया करीब 1000 साल पहले क्योंकि वो व्यापार के रास्तों पे चुंगी वसूलना चाहता था। 1000 साल से ऊपर बीत चुके हैं मगर ये शहर अब भी चुंगी वसूल रहा है। कानून देश के यहीं बनते हैं, कानून व्यवस्था के कानून भी यहीं बनते हैं, मगर देश में सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर यही है। प्रदूषण और पर्यावरण के कानून भी यहीं बनते हैं, मगर सबसे ज़्यादा जहरीली हवा दिल्ली शहर की है। यहाँ की राजनीति भी अलग है। ज़्यादातर लोग बाहर से आए हैं। ज़्यादातर मुख्यमंत्री जो यहाँ हुए वो इस शहर से बाहर पैदा हुए थे। यहाँ का वोटर ट्रांजैक्शनल है, मुझे क्या मिलेगा। ऐसे में राजनीति यहाँ हल्की नहीं होती। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर जहर उगलना खूब होता है। आज के इस एडिशन में हम बातचीत करेंगे कांग्रेस के एक नेता से जो कि पेडिग्री नेता है, यानी उनके परिवार का कांग्रेस पार्टी से पुराना नाता रहा है। इसके बावजूद अक्सर पाया गया है कि वो अपनी बात बेबाकी से बोलता है, गलत को गलत कहने से नहीं डरता है। कांग्रेस इस बात पे क्यों नहीं सोचती कि हमारा भी एक मुख्यमंत्री का चेहरा हो? हमें कोई भी इतना बड़ा नेता नहीं है कि जो 50-60 सीटों पर अंतर करे। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए एक लाइबिलिटी भी बनी। लोकसभा में वो हमारे साथ है, हम उनके साथ नहीं है। केजरीवाल ने भी उस तरीके के शब्द बोले और कहा कि मैं तैयार हूं, राहुल गांधी जी को आप प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दीजिए। केजरीवाल तो मेरे ख्याल से अपनी जान बचाने आए। क्या आपको लगता है शराब पॉलिसी में और अदरवाइज अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, करप्ट? एक बार एक आरटीआई आ गई कि साहब आप मेरे पास, उस समय 2 कुत्ते थे, इनका खाना कहां से आता है। मैंने एक आध बार कंडक्टर से पूछा, कंडक्टर ने कहा नमस्कार भाई साहब आपकी बस है। तो मैंने कहा किसी ने बताया? यानी केजरीवाल ने बताया। लेकिन मैं तो 10 साल से इंतजार कर रहा हूं ना कि भाई ये रहे मेरे हाथ, लगा दो हथकड़ी। बीजेपी का मीडिया का भोंपू हमसे ज्यादा बड़ा है तो लोगों को लगता है उन्होंने ही बोला है। यानी दिल्ली में सबसे बड़ा भोंपू किसका है? केजरीवाल। और दूसरा बड़ा बीजेपी। अरविंद केजरीवाल मॉडल है, एक मोदी मॉडल उसके खिलाफ लड़ रहा है। कांग्रेस का कोई मॉडल है? शीला जी का मॉडल है। बहुत सा बीजेपी का वोटर है जो हमारे पास आएगा। ये बड़ी लंबी डिमांड रही है कि फुल स्टेटहुड मिलना चाहिए दिल्ली को। मैं उसको सपोर्ट नहीं, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री है। यू वर कॉन्टेक्टेड बाय द बीजेपी टू ज्वाइन बीजेपी? हाँ, कई बार। हाउ डू यू रेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एज ए पॉलिटिकल राइवल? As a political rival, very good. He's very good politician. As a prime minister, नमस्कार, हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल। आज के हॉटस्पॉट को फोकस है दिल्ली विधानसभा के चुनाव। ये सूबा बहुत छोटा है, मात्र 70 सीटें हैं, मगर देश की राजधानी होने का इसे बहुत गुमान है। पहले बड़े बेटे जैसा काफी लाडला और थोड़ा बिगड़ैल शहर है। यहां वोटर आइडियोलॉजी, हाई मॉरल ग्राउंड, करप्शन, तमाम बड़ी बड़ी बातें करता है, मगर आखिरकार वोट उसका डिसाइड करता है कि किस से मुझे क्या मिलेगा। ट्रांजैक्शनल है। दिल्ली की 2025 की जंग विधानसभा की अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी बनाम वर्सेस रेस्ट है, बीजेपी और कांग्रेस। एक तरह का रेफरेंडम है। 10 साल और 50 कुछ दिन अरविंद केजरीवाल जिसमें सरकार चलाई, मुख्यमंत्री रहे, जिस दौरान यह कहा जा सकता है कि वो कांग्रेस की खाद, खेती और खेत सब कुछ लेके भाग गए। आज मेरे साथ हॉटस्पॉट में एक ऐसे नेता हैं जिनके दफ्तर में कुछ दिन ही सही अरविंद केजरीवाल ने समय बिताया कि पब्लिक डीलिंग कैसे की जा सकती है, यानी एक तरह की 10-15 दिन की इंटर्नशिप करी। वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ द हॉटस्पॉट। टुडे आई हैव विद मी दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
कांग्रेस के नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा से उम्मीदवार, ये मुख्यमंत्रियों की कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जा सकती है जब से शीला दीक्षित जी ने उसे जीतना शुरू किया। और उसके अलावा दिल्ली की सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित जी के पुत्र संदीप दीक्षित। हेलो, वेलकम टू द शो संदीप। हेलो रावड़ी। ये पहले सारी कहानियों से पहले ये सिखाइए कि ये पब्लिक डीलिंग और इंटर्नशिप जो आपने करवाई अरविंद केजरीवाल को, उसमें क्या सिखाया और उनसे क्या सीखा आपने? ये क्या कहानी है? नहीं, अच्छा कुछ नहीं था। क्या हुआ था, जब मैं 2004 में जीत के आया था, तो 4 की बात है 5 की बात है, ठीक से याद नहीं है। मैं अरुणा रॉय जी को बहुत अच्छे से जानता था, जो हाँ राजस्थान में है। एक दिन उनका मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि उनके साथ एक आदमी काम करता है, अरविंद केजरीवाल, मैग्सेसे अवार्ड विनर है। तो अब आदमी मैग्सेसे शब्द सुनेगा तो प्रभावित होता है, अच्छा अवार्ड मिला होगा, कुछ न कुछ अच्छा काम रहा होगा। तो कहा कि वो आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं राजनीतिक काम क्या होता है, एक चुने हुए प्रतिनिधि की डीलिंग जो है कैसी होती है। तो हमने कहा ठीक है। मेरे साथ उस समय 2 स्टूडेंट्स थे इरमा के, वो काम करते थे, मैथ्यू और निधि। तो वो भी बड़े इस मामले में बड़े एक्साइटेड हुए कि भाई इतना बड़ा आदमी मैग्सेसे जीत के आ रहा है। तो आए मेरे पास मिलने और कहा कि भाई अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं कुछ समय बैठ के देखना चाहता हूँ पब्लिक डीलिंग कैसे होती है। तो एक कमरा था जिसमें मैं बैठता था, एक बगल का कमरा था जहाँ ज़्यादा लोग आया करते थे, कहीं चिट्ठी टाइप होती है, कुछ जैसे सेटअप होता है एमपी का। तो वहाँ मेरे ख्याल से हफ्ते भर बैठे होंगे, 5 दिन बैठे होंगे, 10 दिन। नाम नहीं ले रहे हैं? केजरीवाल बैठते थे वो, और कुछ बीच में पूछते थे। कभी कभी जैसे मेरा कमरा था जहाँ पब्लिक डीलिंग चलती थी, वहाँ बैठ के सुनते थे क्या हो रहा है। फिर जहाँ जो ये निधि और हमारे जो पीए थे वो डील करते थे, वो देखते थे। तो ऐसे वो देखते दाखते रहते थे, बीच बीच में कुछ मुझे अपना इनपुट देते थे। सिखाते थे क्या थे मुझे नहीं मालूम है, बट इनपुट देते थे। जैसे उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि आप दफ्तर में बैठ के क्यों बैठ रही, बाहर जो लॉन है मेरे घर के सामने एक बाग था बहुत बड़ा, कि उसमें क्यों नहीं आप बैठ जाते, खुल जाइए पब्लिक में, पब्लिक डीलिंग है तो पब्लिक में हो। तो मैंने सुना, तो मैंने कहा कि ठीक है, ये बड़ा रोमांटिक बात है, बट है तो एक तरीके से बेवकूफ़ी की भाई, क्योंकि लोग तो आते हैं कुछ काम करवाने, और काम होगा या तो चिट्ठी आप लिखेंगे या फ़ोन आप करेंगे। कोई है तो ये तो है नहीं कि मैं फिजिकली काम कर दूंगा, और दोनों के लिए दफ्तर की सेटिंग चाहिए, क्योंकि आजकल टाइपराइटर हो चाहे कंप्यूटर हो, फ़ोन हो या नहीं हो। तो मुझे लगा चलो एक व्यक्ति है, अपना थोड़ा सा एक रोमांच है उसके अंदर में, कि जैसे एक बड़ी मिडिल क्लास रोमांच हो जाता है ना, कि ऐसे होनी चाहिए पब्लिक डीलिंग। फिल्मों में होती है ना, कि वो कौन सी वो फिल्म थी जिसमें वो एक दिन का मुख्यमंत्री बना था, कि जगह जगह जाके वहीं टाइप करा दो, नायक, हाँ क्या नाम था वो। तो उस टाइप का आई थिंक कुछ इनके मन में कुछ भावनाएं थी। खैर मैंने देख दाख लिया, फिर वो कुछ उन्होंने इनपुट दिए। नॉट फार फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, उसमें भी वो चीफ मिनिस्टर ही था अमरीश पुरी जी। हाँ, उसमें वो चीफ मिनिस्टर थे, बट ऐसा कुछ था। तो फिर उसके बाद 10-12-15 दिन बाद वो अपना जैसे भी है अपने काम में चले गए। बीच में इधर उधर कभी कभी बातचीत होती थी। फिर एक बार क्या हुआ था 2009 में, ये अरुणा रॉय जी और इनके साथ निखिल डे जी थे जी। उन्होंने कहा था कि हम किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है, इसमें कोई बेहतर तरीके से हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिसमें पैसा नहीं खर्च हो, हम अलग तरीके से उसको करें। तो उस समय कांग्रेस की वेव लग रही थी ताकि नहीं चुनाव तो हम लोग जीत जाएंगे, और लेकिन मेरे अंडर 40 वार्ड थे। तो मैंने कहा कि देखो इतना सब आप पूरा टेक ओवर कर लें पॉसिबल भी नहीं है, और कार्यकर्ता हमारा प्रोटेस्ट करेगा। एक वार्ड आप ले लो, और एक वार्ड में अगर आप सही में दिखाओ कि बहुत कम खर्चे में चुनाव हो जाता है और कोई भी आदमी उसको प्रेफर करेगा, और फिर भी आप अच्छा रिजल्ट दोगे, तो आगे के लिए हम इसको एक टेम्पलेट बना सकते हैं। हाँ, तो उसमें इनकी भी कुछ भागीदारी थी। और फिर मुझे उसमें अजीब बात ये लगी कि एक वार्ड के लिए वो कुछ 30-40 लाख का बिल ले आए मेरे पास। तो वो मुझे थोड़ा सा, मैंने कहा नहीं ये तो मामला जो है, खैर चलिए जो था सो था। नहीं फिर क्या हुआ 30-40? कुछ नहीं, उसके बाद कुछ मैंने तो कह दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको महंगा लगा? पॉसिबल ही नहीं है, मतलब 30-40 लाख तो ऐसा है कि अच्छा चुनाव बहुत ज़्यादा भी आप लड़ो तो इससे कुछ बहुत ज़्यादा में पूरा चुनाव हो जाता है। भाई आप क्या किस फिगर की बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ था इनका, कुछ वो क्या था क्या नहीं था मैं नहीं जानता हूँ, बट इस टाइप की कुछ अजीब सी वहाँ से फीडबैक आते रहते थे। उसके बाद वो अवतरित हुए अन्ना हजारे की। हाँ, फिर वहाँ हुए थे। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ संदीप जी आपसे कि आपने न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों चुनी? देखो क्या हुआ था अभी, यानी
अपनी अच्छी खासी लोकसभा हाँ, कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 बार सांसद थे, जी जी। लड़ लेते वहां से। देखो ऐसा था, ये जब अभी कुछ 4-5 महीने पहले मुझे कांग्रेस के जो सीनियर लोग हैं उन्होंने बुलाया कि भाई हम अब की बार सच्ची में सबको चाहते हैं कि उतारें चुनाव में और आपको भी उतरना है। तो हमने कहा ठीक है। अब ऑब्वियसली जब कहा कि उतरना है तो फिर आदमी कॉन्स्टिट्यूंसी चुनता है, क्योंकि मैं तो एमपी रहा हूँ, विधानसभा की तो कोई एक फोकस सीट नहीं रही है। हाँ, तो ईस्ट दिल्ली में कहीं लड़ जाते हैं। हाँ, तो जैसे यहाँ हम बैठे हैं जंगपुरा, यहाँ से लेके ईस्ट दिल्ली के 10 और नॉर्थ ईस्ट में भी मेरा एक असर रहा है जहाँ मैं रहा हूँ, तो उसके बीच में हम लोग नहीं, असर तो आपका न्यू दिल्ली में भी रहा होगा, क्योंकि शीला जी के लिए आप, हाँ, पर आप सीधे सीधे माने ना एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, है ना, तो कार्यकर्ताओं से ज्यादा जान पहचान, ऊपर नॉर्थ ईस्ट में 5 साल और ईस्ट में 10 साल कार्यकर्ताओं से संबंध। तो हमने इनमें से 2-3 सीटों पर अपनी आग गाड़ी और ये कोशिश की कि भाई किस में अच्छा लड़ लेंगे, उस तरीके का हम एक सोच बना रहे थे। जब स्टीयरिंग कमेटी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई तब भी उन्होंने पूछा, तो मैंने 2-1 सीटें जो है उसकी चर्चा हुई और युवा के ठीक है उसी में से आपको दिया जाएगा। वो नदिया के इस पार थी, उस पार थी? उस पार थी, नदिया के उस पार थी। फिर बीच में ये आते आते एक बात आने लगी कि भाई आप एक सामान्य चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो। हम लोग क्योंकि गंभीरता से ये चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी तो ओपोनेंट है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारा वोटर उतना कॉमन नहीं है कुछ तो विकास का वोटर है जो उसमें है, लेकिन हमारा ज़्यादा वोटर कॉमन है आम आदमी पार्टी में। और मेरा ये मानना है कि भले हम लोग 5-6% पर हों, एक्चुअली में कांग्रेस का कोर वोटर ज़्यादा है जो आम आदमी पार्टी में इसलिए चला गया क्योंकि हमसे पिछले 2 चुनाव में उम्मीद नहीं दिखी। तो ये था कि अगर आप अच्छी तरीके से लड़ोगे, एक माहौल बना सकते हो। फिर 7-8 साल से मैं इनकी आंकड़ों के लेके, उनके काम को लेके आलोचना करता रहा हूँ, तो उनको लगा कि एक अच्छी लड़ाई होगी। और जैसे आपने कहा, क्योंकि मैं ये इलाका भी जानता हूँ, 98 में और 2003 में माता जी को भी लड़ाया था, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप इसको कंसिडर करिए। तब मैंने पार्टी पे छोड़ दिया कि आप जहाँ से चाहो वहाँ कर दो, उनका नहीं, आप नई दिल्ली लड़िए। इस कारण से मैं नई दिल्ली आ गया। बट यू वुड हैव प्रेफर्ड टू बी फ्रॉम योर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी। मगर ये बताइए कि इवेंचुअली अब आप जब न्यू दिल्ली से आ गए हैं, लड़ रहे हैं, तो इट विल बी ऑलवेज प्रेस एंड द एक्सपर्ट्स विल ऑलवेज कॉल इट अ रिवेंज कॉन्टेस्ट। हाँ, बहुत लोग पूछते हैं, ये है, बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं, पर देखो रिवेंज नहीं लगता है। हाँ, ये तो जरूर है कि जो भाषा, जिस तरीके के इन आरोप हम पे लगाए थे 2012, 13, 14 में, और उसके बाद बिल्कुल उस पर कहीं कुछ मिल भी नहीं पाया, मतलब चींटी तक भी हम लोग की ये सबूत नहीं निकाल पाए। ये जरूर था मन में कि वो जो एक कलंक ये लोग लगा के गए थे उसको मिटाना बहुत जरूरी है। और पॉलिटिक्स में एक अजीब बात हो जाती है, आप पर अगर कोई आरोप लगा दे और एक समय में लोग उस आरोप को जनता मानने लगे, आपके पास कोई मौका नहीं होता है उस आरोप से बरी होने का। मतलब यहाँ कोर्ट बरी कर दे, इन्वेस्टिगेशन बरी कर दे, जनता के मन में एक सवाल बना रहता है। तो मेरा यह था कि ये अच्छा मौका है इनसे फिर से सवाल पूछने का कि भाई कहाँ गए वो सबूत, वो जो चीज़ें लेके आप घूमते फिरते थे वो सब कहाँ हैं। तो रिवेंज उतना नहीं है, ये जरूर है कि हम पब्लिक मंच में आपसे कम से कम वो सवाल तो हम पूछ सके। इमेज करेक्शन हो जाएगा। इमेज करेक्शन। मैं एक पॉइंट ये पूछना चाहता हूं यहाँ पे बेशक कि व्हाई वॉन्ट यू कंसिडर फॉर द लोकसभा? नहीं, लोकसभा में मैंने टिकट मांगी थी। हाँ, मांगी थी, पर उनको लगता होगा कि नहीं लोकसभा में कौन है? अब तो हाईकमांड है, तो पार्टी का जो हमारा स्क्रीनिंग कमेटी हाईकमांड है उसने तय किया होगा। शायद इसीलिए किया होगा कि नहीं आप वहां मत लड़ो, विधानसभा लड़ो। हो सकता है, मैं कह नहीं सकता हूं इसको। इतना लंबा प्लानिंग किया हो सकता है। कभी कभी लोग कभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि कांग्रेस लंबी प्लानिंग करती, कभी कभी करती है, ऐसा नहीं है। मतलब हमारी इमेज में वैसी नहीं है, लेकिन हो सकता है वो प्लानिंग करते हो। आपकी इरमा की बैकग्राउंड ने सिखाया होगा आपको कि आप ऐसी प्लानिंग कर लीजिए। नहीं, होनी तो चाहिए। बड़े साल हो गए कांग्रेस को मैंने ऐसी प्लानिंग करते देखा नहीं। अगर ऐसी प्लानिंग है तो मेरे ख्याल से अच्छी है ना। यानी अगर ऐसी प्लानिंग होती तो आपकी वो कैंपेन कमेटी बन गई है? हाँ, बन गई। बन गई। कौन काम चल, मुझे नाम नहीं मालूम पर है। चल देखिए, नहीं आप देखिए ना, अभी कैंपेन बन रहा है, कैंपेन आ गया है, उसके शॉर्ट्स बन गए हैं। धीरे धीरे हम लोग अपनी प्रोमिसेस जो हैं उसको ला रहे हैं अपने तरीके। देखो हर कैंपेन बट संदीप स्थिति के हिसाब से अपने स्पीड लेता है। आई विल इंटरप्ट यू। इफ यू सीरियसली वांट टू टेक ऑन अरविंद केजरीवाल एंड द बीजेपी इन दिल्ली, डोंट यू नीड टू प्लान लॉन्ग बिफोर? एंड दिल्ली का सबसे बड़ा सवाल साहब कि चेहरा कौन है, इस क्वेश्चन को कब तक आप बचते रहेंगे, ये क्वेश्चन डिसाइड कर रहा है फेट। हालांकि मैं व्यूअर्स को एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल देना चाहता हूं कि दिल्ली प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री ब्रह्म प्रकाश जी थे।
37 साल उसके बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं थे। उसके बाद मल्लाल खुराना जी बने, उसके बाद साहिब सिंह वर्मा जी आए, नहीं ब्रह्म प्रकाश जी के बाद निहाल सिंह जी के पिताजी आए, उसके बाद सुषमा स्वराज जी भी आई, साहिब सिंह वर्मा भी थे बीच में, शीला जी आई। ज्यादातर इनमें से दिल्ली में जन्मे लोग नहीं। हाँ, ये दिल्ली अनूठा प्रदेश है जिसके ज्यादातर मुख्यमंत्री 95% मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली से बाहर पैदा हुए हैं। ये किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ होगा। सो ये दिल्ली की जो माइग्रेंट कैरेक्टर है उसको दर्शाता है कि बाहर का आदमी मुख्यमंत्री हो सकता है। बट आप तो दिल्ली के थे, तो आप कांग्रेस इस बात पे क्यों नहीं सोचती कि हमारा भी एक मुख्यमंत्री का चेहरा हो, 6 महीने पहले, 1 साल पहले जनता को दे दे। यानी इट्स लाइक ए बोन टू च्यू। नहीं, वो देखो दोनों बात होती है, कभी चेहरा देना फायदा करता है, कभी उसका नुकसान भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। और कई चुनाव ऐसे हुए हैं कि आप चेहरा दो तो फायदा होता है और नहीं दो तो नुकसान भी, और नहीं दो तो भी फायदा रहता है। मुझे लगता है दिल्ली में, क्योंकि हम में से कोई भी जो हमारे दिल्ली में नेता हैं, इस समय जो चुनाव लड़ रहे हैं, हमें कोई भी इतना बड़ा नेता नहीं है कि जो 50-60 सीटों पर अंतर करें। और अगर आप सीएम का फेस डिक्लेयर करेंगे तो ऐसा तो आदमी होना चाहिए जो कम से कम आधी दिल्ली से ज़्यादा में उसका एक चेहरा हो, उसकी पहचान हो, उसका एक पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर एक वर्चस्व हो, इमेज हो। इज इट दैट ए हैंडीकैप अगेंस्ट आम आदमी पार्टी? कुछ हद तक लोग कह सकते हैं, पर उसका एक एडवांटेज है। देखो, आज मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए एक लाइबिलिटी भी बन गए हैं। सीएजी की रिपोर्ट आई है जिसमें ये स्पष्ट हो गया कि 2100 करोड़ का 2025 करोड़ का कितने का घोटाला है। और ये सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल, कौन सा और ये शराब का जो है, अभी सीएजी की रिपोर्ट किसी ने लीक की है। नहीं, वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी कह रही है कि कहाँ है रिपोर्ट। कह रही है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि टेबल नहीं हुई, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि रिपोर्ट। टेबल से नहीं फर्क पड़ता। आपको याद होगा कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट और कोल की रिपोर्ट भी टेबल होने के पहले बाहर आ गई थी। तो टेबल होने से ये कोई मतलब नहीं है। लीक हिंदुस्तान में बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे यही केजरीवाल भूल रहे हैं कि रिपोर्ट टेबल भी नहीं हुई थी और उसको लेके ये भी घूम रहे थे, यूं हिला रहे थे। ठीक है, हाँ, रिपोर्ट अवेलेबल होती है, रिपोर्ट पीडीएफ फॉर्म में है। कॉमनवेल्थ की, कोल की, 2G की तो आपको याद होगा रिपोर्ट आने के पहले ड्राफ्ट में ही ड्राफ्ट रिपोर्ट थी, लीक हो गई थी। मैंने भी चलाई थी। हाँ, हो सकता है। और आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपका धर्म है चलाना। अगर आपको कोई ऐसी चीज मिलती है तो आपका धर्म है चलाना, इसलिए लोग लीक करते हैं। और ये नहीं है कि अगर लीक हुई है तो इसका मतलब है गलत है। या तो आप सिद्ध करिए कि वो गलत है, क्योंकि ये भी सवाल बन जाता है ना कि फिर आपने विधानसभा में इसको टेबल क्यों नहीं की। और अगर इतना कुछ निकल कर आ रहा है कि 2025 करोड़ का उसमें घोटाला है, तो फिर पता चल जाता है कि वो अपने टेबल नहीं किया। एडमिटेड दैट इट हैज रिसीव्ड द रिपोर्ट। ये बात क्योंकि सरकार को नोटिफाई करना पड़ता है कि मैं फला तारीख को टेबल करूंगा हाउस में जी। लेकिन ये तो जानकारी देनी होती है सदन को कि हमको मिल गई है रिपोर्ट। भाई देखो, एलजी साहब ने बीच में एक चिट्ठी लिखी, अगर आपको याद होगा, कि आपने 6 रिपोर्ट रोक रखी है, उन 6 रिपोर्टों को आप एक स्पेशल सेशन बुलाकर सदन में दीजिए। तो एलजी का क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ जैसे भारत सरकार में होता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास सीएजी की रिपोर्ट आती है, शायद उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाती है, एक बार वो साइन कर देता है, फिर वो रुक नहीं सकती पार्लियामेंट में आने के लिए। ऐसे कुछ सिस्टम दिल्ली का होगा। दिल्ली कुछ यूटी है तो क्या सिस्टम है मुझे नहीं मालूम है। तो ये तो है कि ये रिपोर्ट थी और रिपोर्ट घूम रही थी। जैसे आपने देखा होगा शीश महल वाली रिपोर्ट भी निकली थी, 8 करोड़ या 32 करोड़, वो तो मैंने भी रिपोर्ट देखी है। तो वो रिपोर्ट तो सही है। इन्होंने ये नहीं कहा कि वो जो शीश महल वाली रिपोर्ट है वो गलत है। इनका तो पैंतरा ये था कि कोई राजमहल है और प्रधानमंत्री का भी ऐसा घर है, वो वॉटर बाउंड्री की, ठीक है हम खराब हैं तो तुम भी खराब हो। कहीं आम आदमी ने ये डिफेंड नहीं किया कि हमारा 8 करोड़ का 32 करोड़ का बंगला क्यों हो गया, जो भी वो आर्ग्यूमेंट रही होगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि कभी कभी केजरीवाल भी पार्टी के लिए लाइबिलिटी भी बन सकता है। और आज ये हो सकता है कि क्योंकि उनके पास और कोई चेहरा नहीं है, शायद अरविंद केजरीवाल उनके लिए आज एक लाइबिलिटी भी साबित हो सकते हैं। बट संदीप, कुछ तो पर्सनल है इस लड़ाई में। यानी देयर इज अ सेंस ऑफ एंग्स्ट दैट आप में एक नाराजगी है, क्योंकि हम लोग जो इस पूरे वाकयात को देखा था 2012 से लेकर के 14 तक का, तो जो कैंपेन शीला दीक्षित जी के खिलाफ चलाया गया, इट वाज जिसे कहा जाता ना कि बियॉन्ड पर्सनल था। हाँ, बियॉन्ड पर्सनल था। मुझे याद है कि आपके एयर कंडीशन, आपके कुत्तों का खाना, इस पे भी हाँ सवाल हुए थे। ये क्या किस्से थे? देखिए, एक तो कुछ एक आरटीआई आई
कि मुख्यमंत्री के घर में कितने एसी हैं। अब पता नहीं आपने वो घर देखा कि नहीं है। मैंने बहुत बार देखा। 8 या 10 कमरों का और वो जो पुराने लुटियन बंगले होते हैं। मैं रहता था ऐसे में। हाँ, मैं अच्छा, बलवंत राय मेहता ले तो उसमें जो बड़े बड़े घर हैं उसमें किसी में एक एसी से नहीं काम चलता है, 2 एसी कम से कम होते हैं। और उनमें देखिए मुख्यमंत्री का निवास, केजरीवाल का तो शायद ऐसा निवास नहीं है, मुख्यमंत्री के निवास में मीटिंग्स होती हैं, अधिकारी आते हैं, पब्लिक डीलिंग होती है, ये सब था। तो 8 या 10 कमरे के मकान में 12 एसी हो जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 8 या 9 तो बड़े बड़े मकान थे उसमें। तो अच्छा, दूसरा इनका ये कहना कि उनके बाथरूम में एसी था। मैंने तो शीला जी का कोई बाथरूम नहीं देखा भाई जिसमें एसी था। उसमें क्या होता, बड़ा कमरा होता है, छोटा कमरा होता है, वैसे करके पुराने जो ये अंग्रेजों के जमाने के बने हुए घर थे ना, ये सब वैसे थे। अब आप उसको ऐसा एक प्रतीत कर दें कि जैसे कोई सामान्य आदमी का घर है। वो सामान्य आदमी का घर थोड़ी है, वो मुख्यमंत्री का घर है। मुख्यमंत्री का घर है, सरकार का है, सरकार अपने उसी हिसाब से सुविधा देगी। अब उस चीज को, क्योंकि उस समय एक माहौल बना नहीं, और जैसे ऐसा है कि मैं दर्शकों को बता दूं, उसने उसको पर्सनल बना के अटैक किया। मैं दर्शकों को बता दूं कि सरकार में जो क्वार्टर्स मिलते हैं, बंगलो मिलते हैं, उसका एक प्रिस्क्रिप्शन है सीपीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी का, कि किस कमरे में किस तरह का सामान लगेगा। ये एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होता है। एसी खरीदे जाते हैं, वो लगाए जाते हैं, मगर वो उनकी जो नेता रह रहा है उनकी प्रॉपर्टीज नहीं हुआ करते। और उसमें स्टिपुलेशन ये भी है कि आप उसमें ऑल्टरेशन ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। ये भी एक उसमें वो बिल्कुल है। सही बात है। उसके बाद आपके कुत्तों की दास्तान हुई नहीं, है। फिर क्या हुआ, जब ये सब आरटीआई आने लगे बेफजूल के, एक बार एक आरटीआई आ गई कि साहब आप, मेरे पास उस समय 2 कुत्ते थे, मैं हमेशा मेरे पास रहे हैं पेट्स, कि साहब इनका खाना कहाँ से आता है, इतना खर्चा कहाँ से होता है, कुत्तों का इतना खर्चा कहाँ से होता है, ये तो मुझे पहली बार पता चला। आजकल सामान्य घर में भी आते हैं लोग, रखते हैं, जिनको पेट्स का शौक है वो अपने घर रखते हैं। इसकी आरटीआई आ गई और उसी स्रोत से आई जो ये सब पूछ रहे थे एसी कौन है, और हमको पता था ये कहाँ से आ रही है। जो नाम उसके पीछे थे वो लोग थे जो आम आदमी, इनके इंडिया अगेंस्ट करप्शन में काम किया करते थे। तो ये लोग इस स्तर तक गए थे कि कुछ भी अगर मिल जाए, किसी भी तरीके से कोई शब्द आ जाए, क्योंकि जैसे कुत्ते वाले में था, आरटीआई वालों ने हमको भेजा कि साहब इसका क्या करें, तो मैंने कहा इसमें क्या है, कहने का ये आपका पर्सनल जीवन है, पर्सनल जीवन पे आरटीआई नहीं हो सकता है, लेकिन भेजा है तो हमने आपके पास भेज दिया है। मैंने कहा जवाब देना है, कहने का नहीं, जवाब नहीं देना है। यानी आपको, उनका आरोप यह था, आरटीआई में जाना चाहते थे, क्या मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के खर्चे पे आपके कुत्ते पल रहे हैं? हाँ हाँ, जबकि वो मेरे घर में पल रहे थे। भाई मेरे कुत्ते मेरे घर में पलेंगे ना, कभी ऑब्वियसली मेरी माँ है, उनके घर भी जाएंगे ना, ये थोड़ी है कि वहां नहीं रहेंगे, यहां नहीं रहेंगे। उसके बाद संदीप, जो एक वाकया होता है, जब निर्भया का केस आया, शीला दीक्षित एज चीफ मिनिस्टर जाती हैं जंतर में। हाँ, देखो उस क्या हुआ था कि आपको याद होगा एक बहुत बवाल हो गया था उसको लेके, और स्वाभाविक है बहुत ही जघन्य था, मतलब लोग हिल गए थे उसको देख के। लेकिन उस समय बड़ी कन्वीनियंटली सब लोग भूल गए थे कि भाई दिल्ली सरकार का बहुत कम रोल होता है लॉ एंड ऑर्डर में। चलो आपको लगता है सेम पार्टी, आपको लगता है कुछ ना कुछ उसमें मुख्यमंत्री जी की भागीदारी है, तो मुझे मालूम है कि 3 या 4 दिन या 5 दिन वो सफदरजंग में रही। रोज शीला जी 3 या 4 घंटे के लिए वहां जाती थी, उनको कोई जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये कोई मेडिकल की तो है नहीं, और कहीं उसकी फोटो नहीं थी। आपने नहीं देखा होगा कोई सेल्फी लेते हुए, कोई फोटो लेते हुए। वो गई वहां, उन्होंने अरेंज किया कि इनको सिंगापुर भेजा जाए, फिर भारत सरकार ने कहा कि जो भी इसके खर्चे हैं हम लोग उसकी मदद कर देंगे, दिल्ली सरकार ने कहा। तब एक बात आई कि सुना जंतर मंतर पे कुछ लोग मोमबत्ती जला रहे हैं, एक ये नया उस समय शुरू हुआ था। तो ऐसे ही मैम ने कहा कि भाई लोग बहुत उस पर परेशान हैं, वो चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ सामने आऊं। जबकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब बाहर सीपीएम का और जेएनयू के स्टूडेंट्स उन्होंने शुरू किया था, मैडम के खिलाफ विरोध चल रहा था इसको लेके, हाँ, उसमें मैम के समय की बहुत सीवियर लंग कंजेशन थी, और उनसे ये कहा गया था कि आप लंग कंजेशन में, क्योंकि एज भी थी ना 73-74 जो भी है, लंग कंजेशन सीरियस होती है। डॉक्टर ने कहा था कि नहीं आप मत ज़्यादा बाहर जाइएगा, और ये इस समय मौसम अच्छा नहीं है। इंस्पाइट ऑफ दैट वो मिली थी डेलीगेशन से, कविता कृष्णन या कोई उनकी, और मुझे याद है उस मीटिंग में भी जिस तरीके से इन्होंने उनसे बातचीत की थी, मतलब एक बदतमीजी की हदें पार नहीं करना चाहिए आपको किसी के साथ, जब उनका कोई सीधा सीधा नहीं, बट मान लिया। तो शीला जी ने कहा कि नहीं मैं वहां जाना चाहूंगी जंतर मंतर। पुलिस का उस समय आया कि नहीं आप मत जाइए, वहां टेक ओवर हुआ है, बदतमीजी हो रही है, आपके साथ बदतमीजी करेंगे। तो शीला जी का एक कॉन्फिडेंट था कि नहीं यार, मैंने दिल्ली के लोगों के साथ मेरा एक दिल्ली रिश्ता रहा है, हम लोग भी कह रहे थे कि आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। गई
वहां उनके ऊपर चप्पल फेंकी गई, उनके खिलाफ नारे लगाए गए, बहुत ही भद्दी बातें कही गई। मतलब मैं आपको कह भी नहीं सकता हूं जिस तरीके की। और आपको मालूम है दिल्ली की भाषा में जब आदमी घटियापन पे उतर जाता है तो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है। एंड शी वॉज वेरी हर्ट। वापस आकर वो उनके चेहरे पर लगा, कहा कुछ नहीं उन्होंने, बट शी वॉज वेरी वेरी हर्ट। एंड आई डोंट थिंक कि इस तरीके की भाषा आपको किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल करनी चाहिए। You see, two of our political rivals, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी once and अरुण जेटली। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने एक बार बोला था कि शीला जी भी अजब पॉलिटिशियन है, मुस्कुरा के मनोहार करके अपने मन के काम करवा लेती हैं। सही बात है। अरुण जेटली जी ने बोला था दैट शीला दीक्षित जी इज लाइक द नेबरहुड आंटी, जिसके पास लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ले जा सकता है अगर उसके पेरेंट्स उसके खिलाफ है। सही बात है। नहीं, और इन लोगों का था भी, देखिए उस समय शायद ये भी था कि ठीक है बीजेपी जैसी थी वैसी थी, ऐसा नहीं है कोई बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी बहुत अलग थी, लेकिन शायद व्यवहारिक रूप में नेताओं के बीच में एक व्यवहार रहता था। और ये भी था कि ठीक है हम अब एक दूसरे से इत्तेफाक रखें ना रखें, एक ग्रेटर पब्लिक गुड जिसको माना जाता है ना, उसमें हम बात करें। जैसे मैं कहानी जो मुझे सरकारी अधिकारियों ने, और शायद हारून यूसुफ जी उस समय मंत्री थे और एक कोई और थे, उन्होंने भी एक बताई कि एक बार अटल जी के यहाँ कोई मीटिंग हुई और कुछ बड़े 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे उसमें आए थे, तो वहाँ तनातनी हो गई और भारत सरकार के लोग, शायद पता नहीं कौन थे उसमें, बहुत ज़्यादा तनातनी हो गई। तो जब हुआ कि मीटिंग खत्म होने वाली है तो एक तरीके से अटल जी उठने लगे या अधिकारी उठने लगे, तो शीला जी ने ऐसे कहा अटल जी चाय नहीं पिलाएंगे, और लोग बता रहे हैं उन्होंने ये कहा, अटल जी ने कहा अच्छा अच्छा बैठो बैठो लाओ भाई चाय लाओ। और जितनी टेंशन थी, अब चाहती मैम तो बाहर आकर केजरीवाल की तरह कह सकती थी मुझे काम नहीं करने दे रहे, रोने धोने लगती, अब नाटक करने लगती, तो उससे क्या होता, हो सकता है राजनीतिक फायदा उन्हें मिल जाता, लेकिन जो काम करवाने गई थी वो नहीं हो पाते। यू प्रिफर बीजेपी इन दिल्ली एज एन ऑपोजिशन देन केजरीवाल? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो मैं लीडरशिप के स्टाइल्स की बात कर रहा हूं। बीजेपी को अगर आप दिल्ली में लें तो क्या किया बीजेपी ने? नहीं, मैं एज अ जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें नहीं, क्योंकि देखो अटल जी की समय आप छोड़ दीजिए, आप अभी देखिए, आप रमेश बिधूड़ी को देखिए, आप इनके और नेताओं के शब्दों को, बयानों को दिल्ली में देखिए, तो शब्दों में, बयानों में वो कोई बहुत अंतर नहीं। हाँ, इतना जरूर अंतर है कि जो स्तर तक 2012-13 के चक्कर में या 14 के चक्कर में केजरीवाल ने भाषा को जिस स्तर पे ले गए, आरोपों को बिना किसी सबूत के जिस स्तर पे ले गए, शायद भारतीय जनता पार्टी उस स्तर तक कम से कम उस समय नहीं गई थी। पर उसके बाद तो शीला जी सरकार में भी नहीं रही, तो फिर वो सवाल नहीं आया। उसके बाद केजरीवाल ने जो सोनिया जी के बारे में कहा, उसी समय सब कहा था। हाँ, आपकी टॉप लीडरशिप के बारे में बिल्कुल आपको याद है वो सब? बिल्कुल याद है, 100% याद है, क्योंकि उसी समय दिन भर ये बोलते थे। और फिर आपको याद होगा दिल्ली में जब हार गई कांग्रेस, ये 40-45 दिन के मुख्यमंत्री बनके इस्तीफा दे दिया, तब ये पार्लियामेंट लड़ने चले गए। उस पार्लियामेंट में भी इसी तरीके के इन्होंने बयान दिए, सोनिया जी के खिलाफ दिया, इन्होंने शरद पवार के खिलाफ दिया। मुझे याद है एक बार मीटिंग में ये गिनवा रहे थे बड़े बड़े नेताओं को, और उन्होंने कहा था कि मेरे पास फहरिस्त है हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट नेताओं की, उसमें कई तो ऐसे हैं जो आज इनके साथ गलबहियां करते हैं। भाई अखिलेश जी के पिताजी हैं मुलायम सिंह, उनके बारे में क्या क्या कहा, लालू जी के बारे में क्या क्या कहा, शरद पवार जी के बारे में क्या क्या कहा। अब ये लोग उसको मानने के केवल राजनीतिक आरोप थे। तो मेरा ये कि राजनीतिक आरोप होते हैं, क्या इस तरह के होते हैं, बात ये बनती है। मगर भूल तो आप लोग भी गए। हम गए, आपने उनके साथ सरकार बनाई नहीं, जिस पीरियड में वो सारे आरोप, गाली गलौज जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश थे, आपने उनको समर्थन कर दिया। देखो वो माना जाए तो एक अगर लंबी गलती माने तो एक गलती थी, इसके राजनीतिक परिणाम बहुत खराब हुए कांग्रेस के लिए। लेकिन मैं उस समय की स्थिति बता देता हूँ। हमारे 8 विधायक जीत के आए थे, उसमें 4 या 5 प्रिडोमिनेटली मुस्लिम एरिया से थे, और उन्होंने वो जैसे ओखला के थे, जैसे हारून भाई थे, ये लोग सब जीत के आए थे। लवली जी का भी एरिया में काफ़ी मुस्लिम थे, देवेंद्र यादव, ऐसे करके 7-8 जीत कर आए थे। तो पहले दिन तो जब शीला जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद ये सारे के सारे आए कि अब मैम आगे बताइए, तो शीला जी ने कहा कि नहीं अब मैं संन्यास लेना चाहूँगी। कहा भी उन्होंने, शकील अहमद जी हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, उनसे भी कहा कि अब मैं नहीं करना चाहती, भाई इतनी बुरी तरह मुझे लोगों ने रिजेक्ट किया है तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं है दिल्ली में। उन्हीं के साथ मीटिंग हुई थी शायद शकील भाई के साथ। हाँ, शाम को हुई थी, क्या किया जाए। तो अगले दिन क्या हुआ, ये लोग फिर आए
और विधायकों का ये कहना था, उसमें मतीन भाई का भी ये कहना था, औरों का भी ये कहना था कि जनता में ये है कि भाई साहब, अरे हमें नहीं पता था कि आम आदमी पार्टी जीत रही है, तो हमारा नॉर्मल वोटर भी कह रहा है बीजेपी को अलग रखने के लिए, अगर बाई इलेक्शन या इलेक्शन होता तो हम आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे। तो इनको लगा कि इनकी सीटें भी खत्म हो जाएंगी, कोई वजूद नहीं लगे बचेगा। कि आपको लगा कि ये आप में चले जाएंगे? ये तो नहीं लग रहा था ना आप में चलेंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो आपको पसंद करता था। इनके ऊपर भी तो आरोप लगे थे, इनके अंदर भी तो कटुता थी, लेकिन उनका यह था कि इस समय सिचुएशन संभालने के लिए दोबारा इलेक्शन जो है कांग्रेस के लिए घातक हो। अब उसके बाद चलते हैं कि उस टाइम पे किया आपने, उसके बाद आपका अरविंद केजरीवाल ने सुपड़ा साफ कर दिया। हाँ, 2 विधानसभा चुनावों में बिल्कुल जीरो रहे हम लोग, जीरो रहे आप। उसके बाद आके जाकर के फिर गोद में बैठ गए आप? नहीं, वो अलग है। थे कि बिठाया था 2024 के लोकसभा चुनाव नहीं, में। वो अलग है। How will you say it? देखो, मैं ये बड़ी पार्टी मानूंगा, आप थे। नहीं, मैं ये मानूंगा कि लोकसभा में वो हमारे साथ आए, हम उनके साथ नहीं गए। क्योंकि आप देखोगे कि राहुल जी की जब यात्रा हुई थी और जो बातें उन्होंने कहना शुरू किया था, जो माहौल उन्होंने बनाना शुरू किया था, कोई इंडिया गठबंधन उसके पहले नहीं था। ये जितने आज इधर उधर की बातें करते हैं, सब उस समय भी कांग्रेस पार्टी के बारे में इधर उधर की बातें करते थे, हमको गंभीरता से नहीं लेते थे। वो जो यात्रा हुई है 6-8 महीने की, उसने पूरा माहौल बदला, बिल्कुल। और लोगों को लगा कि भाई इस छाते के नीचे तो आना पड़ेगा। केजरीवाल ने भी उस तरीके के शब्द बोले और कहा कि मैं तैयार हूं, राहुल गांधी जी को आप प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दीजिए, जो आप आलोचना कर रहे हैं मोदी की, मैं उसमें साथ हूं। जो उन्होंने 3-4 पॉइंट के, तो ये लोग भी सब कुछ हो सकता है व्यक्तिगत स्वार्थ से आए हों, और कुछ सही में जो इनके मन में राष्ट्र हित होता है, नहीं, और कुछ कारण से कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी थे। हिमाचल, कर्नाटक, हाँ, और तेलंगाना जैसे राज्य कांग्रेस जीत गई थी। राहुल गांधी इमर्ज्ड एज ए पिवट ऑफ ऑपोजिशन। बिल्कुल। तो ये सब हुआ, और बहुत से लोगों ने जीत को उनकी यात्रा से भी जोड़ा। बट डू यू थिंक दैट कि वो अलायंस करने आए थे कि आपको यूज करने आए थे? अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा में, केजरीवाल तो मेरे ख्याल से अपनी जान बचाने आए थे, क्योंकि उस समय तक ये सब, आपको याद होगा, सब केसेस उनके सर पर आ गए थे। ठीक है, और बीजेपी तो उनके पीछे पड़ी थी, सबूत भी थे। आज जैसे सीएजी की रिपोर्ट में आ गया कि सबूत तो थे ही, तो उनको ये लग रहा था कि अगर कोई मेरे पीछे नहीं खड़ा होगा, भाई क्या होता है राजनीति में, अगर आपके पीछे भी 10 या 12 महत्वपूर्ण पार्टियां खड़ी हो जाएं, ठीक है, तो एक संबल मिलता है। और क्या है कि आपके ऊपर भले कुछ ना कुछ प्रहार हो जाए, आपकी पार्टी नहीं टूटेगी। यानी मोहल्ला जुटा रहे थे। हाँ, मोहल्ला जुटा रहे थे। मोहल्ला से ज्यादा अपने आसपास एक थोड़ा सा एक कोऑपरेशन जुटा रहे थे कि मैं बचा रहूं। तो मुझे लगता है उनके लिए एक सर्वाइवल के लिए, आगे जीने के लिए, बचने के लिए बहुत जरूरी था, और वो उनको मिला भी। लेकिन आप लोग थोड़ा सा, आपका हाईकमांड थोड़ा सा इस बार भी विधानसभा में मूड में था। नहीं। और थोड़ा सा ये भी लग रहा है, मुझे नहीं लगता, ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा हाथ पैर बांध दिए हैं दिल्ली के नेताओं के, कांग्रेस के, कि यार जुबान उतनी मत खराब करो। देखो साहब, अजय माकन साहब ने बोला देशद्रोही, वापिस जाना पड़ा। नहीं, देखो, एक आध शब्द अलग बात होती है। यार प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई, कुछ कारण होगा। देखो, मैं एक चीज जानता हूं अजय जी के बारे में, कि अजय जी अगर कोई स्टेटमेंट देंगे और जिसका इसके पीछे वो कह रहे हैं कि उन्होंने लिखा पढ़ी की है, तो वो गलत नहीं कहेंगे। उनके पास ऐसा तो सबूत होगा जो उस दिशा में ले जाता हो। अब किस कारण से उनको नहीं कर पाए, क्या नहीं पर पाए, वो तो वो बेहतर जाने। लेकिन जैसे मैं आपसे पूछता हूं, आपने जैसे अभी कहा कि आप प्रखर होकर बोलते हैं, क्या अंदर में कोई टीस है, क्या कोई रिवेंज लेने की बात है? मैं तो खुल के बोलता हूं इनके बारे में, आज से नहीं, कई दिनों से बोलता हूं। मुझे तो आज तक किसी का फोन नहीं आया, आज तक किसी ने नहीं कहा कि उनके खिलाफ बोलो या मत बोलो। जब लोकसभा का गठबंधन हो रहा था तब भी किसी ने नहीं कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कभी कभी अपने मन की बोल देता हूं, मुझे उसका राजनीतिक नुकसान भी रहा है। लोग कहते हैं कि भाई ये तो कुछ भी बोल देता है कभी कभी, पर मुझे आज तक कभी किसी भी सीनियर लीडर का, हाँ, इतना जरूर फोन आता है कि भाई ये पॉलिसी कांग्रेस की आप जरूर बात करो, या ये हमारा पक्ष था, आपने कुछ कहा, उसमें इस चीज का उल्लेख आपको करना चाहिए था, जो गाइडेंस होती है सीनियर लीडरशिप की। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आम आदमी या केजरीवाल के बारे में जो आप बोलते हो उसमें कोई संशोधन करो, ना मोदी या बीजेपी के बारे में आप कुछ बोलते हो उसमें कोई संशोधन करो। आज तक मेरे को तो नहीं आया फोन कभी। मैं यानी एक थोड़ा सा हैरत में हूँ, तमाम बातें होती थी आप लोगों की, बहुत माल कमाया, आरोप लगे आप पे। यानी आप, मैं जब पहले मकान का आपने एड्रेस दिया तो मैं सोचा कि पूरा बंगला होगा निजामुद्दीन ईस्ट में, तो कम से कम अभी रुतबा बाया में, मगर एक फ्लोर पे रह रहे हैं, कहाँ रखा हुआ है सब माल? मैं तो वो भी पूछता रहता हूँ ना, मैं तो सबसे पूछता रहता हूँ कि कहाँ है भैया। जैसे ये हमारी ऑरेंज बसें मानी जाती हैं,
मैं तो सबसे कहता हूं दिल्ली की जो हाँ चलती है। कि पकड़ लो बसों को, ले आओ मेरे वो पास। एक टाइम पे उड़ता था कि आपकी हैं। हाँ 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 हाँ। और वो तो इन्हीं लोगों ने, क्योंकि मैंने एक आध बार कंडक्टर से पूछा, कंडक्टर ने कहा नमस्कार भाई साहब आपकी बस है, तो मैंने कहा किसने बताया, कहने केजरीवाल ने बताया। केजरीवाल से उनका मतलब होगा आम आदमी पार्टी। जैसे एक बार मैं गया कनॉट प्लेस, गाड़ी पार्क करने लगा, सलाम किया उस आदमी ने, नमस्कार संदीप भाई। तो मैं जब गाड़ी लेने लगा, नहीं भाई साहब आपसे मैं कैसे पार्किंग लूंगा। मैंने कहा क्यों, कहने का आप ही की पार्किंग है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, मुझे नहीं मालूम मेरी पार्किंग है। मैंने कहा आपको किसने बताया, कहने का वो केजरीवाल जी आए थे कुछ दिन पहले, तो कुछ एक इंसिडेंट हुआ तो उसने कहा नहीं नहीं पैसा जरूर ले लो, ये तो उसकी पार्किंग है। तो अब क्या ये तो कहते राजा बनारस जैसा है कि उसको पता ही हाँ, नहीं कि उनकी कहाँ का प्रॉपर्टी है। और सारा बहुत बनारस है, उनका है। और बहुत है। जैसे किसी ने एक बार कहा, एक तो ऊपर वाली जो मंजिल है और नीचे वाली जो मंजिल है वो भी मेरी मानी जाती है। बेचारे ऊपर वाले मुझे लगता है घबराए रहते होंगे, नीचे वाले घबराए रहते होंगे कब मैं उस पर अपना दाखिल कर दूं। एक बार एक ऑटो वाले आए, कह लगे यार ये तो उनकी 6 बिल्डिंग है, कौन सी में जाना है। मेरे एक दोस्त से पूछा उसने, ये वही ऑटो वाले थे जिनके पीछे लिखा रहता था फ्रेश। तो इन्होंने एक चीज लिविंग बाय टीचिंग। हाँ, यू एंड योर वाइफ बोथ। तो क्या करें भाई, अच्छा ऐसे बसें मेरे हाथ में है नहीं, बिजली के मीटर मेरे पास है नहीं, घर मेरे पास है नहीं, होते तो कोई दिक्कत ही नहीं, पढ़ा तो तब भी सकता था। जैसे लोग कहते हैं वो तो दिखावे के लिए पढ़ाता है, तो पढ़ा तो तब भी सकता था। लेकिन मैं तो 10 साल से इंतजार कर रहा हूं ना कि भाई ये रहे मेरे हाथ, लगा दो हथकड़ी, सारी फाइलें आपके पास हैं। भाई आपने अगर ऑरेंज बसों का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्ट में मेरा नाम कहीं तो होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैंने बल्कि डिम्स को, जो संस्था ये चलाती है, उसको चिट्ठी लिखी थी साल भर पहले कि भैया ये माना जाता है मेरी बसें हैं, या 10 साल से तुमने मुझे 1 रुपया किराया नहीं भेजा है, लीज पर चला रहे हो, या तो किराया भेज दो या बता दो कि मेरी बसें नहीं है। मैंने 1.5-2 साल पहले एलजी साहब को एक चिट्ठी लिखी कि साहब ये तमाम एसेट्स मेरे माने जाते हैं दिल्ली के, हो सकता है इसके अलावा भी बहुत हों, आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं इस पे आप इंक्वायरी कर दीजिए, और अगर इसमें कुछ भी मिले जो मेरा है और जो मेरे इनकम टैक्स में डिक्लेयर्ड नहीं है, इनकम टैक्स में डिक्लेयर्ड है तो मेरा जेन्युइनली अर्नड है, तो उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा आपको एक भी प्रॉपर्टी मिल जाए, एक भी आपको गाड़ी मिल जाए, तो उसको आप नेशनलाइज कर दीजिए। अच्छा, एलजी साहब का भी कोई जवाब नहीं। मैं एक बार फिर गया था एलजी साहब से मिलने कि सर उसका कुछ हुआ, तो कुछ नहीं बोले। We are talking about this, but let's slightly rewind to your memory as Sheila Dikshit's son and part of a very prominent Congress family with a long tradition. Your grandfather, आपके grandfather governor रहे, मंत्री रहे। आपने कांग्रेस, आपका और कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली का बहुत पुराना नाता था। सो आपकी कुछ मेमोरीज हैं राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी की? हाँ है, इंदिरा जी की हैं, काफ़ी हैं। एज अ किड, खैर कुछ तो ये था कि स्कूल से हम लोग 2-3 बार उनके घर गए, बट दैट वाज नॉट कनेक्टेड विथ माय फैमिली। इंदिरा जी की एक ट्रेडिशन थी कि वो राखी पे बच्चे आते थे जी, तो उसमें गए। फिर मुझे याद है 71 की जब लड़ाई हुई थी, तो ये पैसा सब लोग इकट्ठा कर रहे थे आर्मी के लिए, उसके लिए, तो उसमें हम लोग गए थे। जो भी घर से शायद 2-2 रुपए के या 1-1 रुपए के कूपन निकाले गए थे, तो सब बच्चों ने कूपन बेच के, हमने उस समय इस तरह से पैसा इकट्ठा होता था, वो किया है। इंदिरा जी से तो है मेरी मेमोरीज अच्छी हैं। एक बार जो मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं और एक कहानी बताता हूं कि मेरे हिसाब से इंदिरा जी इतनी बड़ी नेता कैसे थी। देखो क्या काम किया क्या नहीं वो एक अलग बात होती है, लीडर का क्या कनेक्ट होता है लोगों से। तो एक दिन मैं कर्नाटक में था, बेंगलोर में, मेरे दादाजी गवर्नर थे, और उस समय इंदिरा जी मेरे जन्मदिन के दिन बेंगलोर आई। ठीक, अब मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ भाई, उमाशंकर दीक्षित का पोता हूँ, तो क्या हुआ। That must have been the 70s. हाँ, ये बात होगी 76 की, शायद 77 में वो हारी है, 76 की बात होगी। ठीक है, तो देवराज उर्स जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो मुझे याद है एक बड़ा भारी पोर्च था जो सामने जहाँ गाड़ियाँ आती हैं राजभवन में, तो गाड़ियाँ यूं आई, तो वो ड्राइव इन है बड़ा सा। हाँ, गवर्नर साहब उतरे, उससे देवराज उर्स जी उतरे, और जो भी मंत्री गए होंगे इंदिरा जी को रिसीव करने, और जब वो सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ने लगी तो एक लंबी यूं कतार थी सी, उसमें, हाँ, उसमें कोई 50-60 लोग, उसमें एमएलए होंगे, मंत्री होंगे कर्नाटक के। मैं तो किसी को पहचानता नहीं था, छोटा बच्चा था मैं, उस समय होऊंगा 12-13 साल का। तो मैं कोने में खड़ा हुआ था, मुझे अभी याद है, निक्कर पहने था, टी-शर्ट पहने था, कोने में खड़ा हुआ था। तो इंदिरा जी जैसी चढ़ी, एकदम उन्होंने मुझे देखा, मुझे कैसे पहचान गई मैं आज तक अचंभे में रहता हूँ। सीधे मेरे पास आई, जेब से एक चॉकलेट निकाली, सर पे हाथ फेरा, कहा हैप्पी बर्थडे, और आगे चल दी। हाउ डिड शी रिमेंबर? क्या मालूम, पर ये है ना नेता, मतलब मैं उसकी नेता की क्षमता, लोगों को पहचानने की, जान, भाई इतना बड़ा पीएम
याद रख रहा है कि कर्नाटक जा रही हैं तो वहां के गवर्नर के पोते का जन्मदिन उस दिन है। आप उनसे पहले मिल चुके थे इंदिरा जी से? उससे पहले कोई इंटरेक्शन हुआ था? एक बार हुआ था जब मेरे ग्रैंडफादर ने रिजाइन किया था कैबिनेट से, वो कर्नाटक गए थे गवर्नर, तो एक फेयरवेल डिनर हुआ था। पर वो तो इंदिरा जी के तो लाखों हजारों फेयरवेल डिनर होते होंगे, एक थोड़ी भाई, कितने होते होंगे। इंदिरा जी तो इतने लोगों से मिलती थी, आजकल के पीएम की तरह थोड़ी। इंदिरा जी का घर तो आने जाने का था ना। मुझे तो याद है हम अकबर रोड उस समय सिक्योरिटी कंसर्न दूसरे थे भी नहीं, मगर सुनते हैं कि उस डिनर में भी एक वाकया था। हाँ, क्या हुआ, मैं मेरी बहन बैठे हुए थे बिल्कुल आखिरी के कोने में, बड़े बड़े सब मंत्री बैठे थे। तो मेरे ख्याल से कुछ आ रहा था खाना पीना, तो लतिका मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। देखिए, एक तो क्या था उस समय बच्चे सामान्य जो घर में होता था हम लोग वो खाते थे, एक्सपेरिमेंटल नहीं था कि ये म्योनी क्या कहते हैं, ये पास्ता क्या, ये सब हम लोग ज़्यादा समझते जानते नहीं थे। तो कुछ उनको शायद लगा कि हम लोगों को वो बहुत पसंद नहीं आ रहा है जो हम खा रहे हैं। शायद मैं ये बताना चाहूंगा कि संदीप खाने के शौकीन हैं। हाँ, यानी कदकाठी से नहीं लगता है, फिट रहते हैं जी। तो वो एक मिनट बताओ, वो चल के आई मेरे पास, हमारे पास, और देखा, कुछ नहीं बोली और एकदम अंदर चली गई और कुछ खुसफुस खटर पटर हुई। उसके बाद 2 मिनट में बाहर आ गई, जाकर अपनी टेबल में बैठ गई और उनके किचन से फिर कुछ ऐसा खाने को आया जो लतिका और मेरी प्लेट में डाला गया। मतलब बहुत बड़ी बात है उनका जो एक कनेक्ट है लोगों से। मेरे ख्याल से ये चीजें दिखाता है। मैं इंदिरा जी को कभी नहीं भूल सकता। You seem to have remembered those things. बिल्कुल। आज की कांग्रेस में आपका क्या? Do you think that the Congress first family is as fond of Sandeep Dixit and Sheila Dixit's family as it used to be? नहीं, आप, मुझे याद है कि एक समय पे जब राहुल गांधी हाउस में आए थे, आप भी सांसद बने थे पहली बार, तो आप लोग की सीट एलोकेशन बगल में? हाँ, अगल बगल था एक दूसरे के। नहीं देखो, मैं एक दिन बताता हूँ, राहुल जी मुझे लगता है ये औरों से भी होगा, इज ऑलवेज वेरी वार्म एंड एक्ट्स लाइक अ फ्रेंड। मतलब मैंने उनका एक क्वालिटी देखी है, वो कभी आपको बॉस या लीडर की तरह बात ही नहीं करते। भौकाल नहीं मारते हैं, जिसे हम भौकाल कहते हैं यूपी में। ना, वो भी नहीं करते। बात भी करेंगे, अच्छा क्रिटिसाइज भी करते हैं। कुछ चीज आपकी अच्छी नहीं लगती है, मुंह पे बोलते हैं, और अगर आप बोलो तो मानते भी हैं। तो वो एक अच्छी चीज है, इक्वल फुटिंग पर आपसे बात करते हैं। मुझको तो कई बार ऐसे कह चुके हैं कि यार ये आप में ठीक नहीं है, इसको कैसे करोगे। मैं कुछ कहता हूं तो बात मान लेते हैं। सोनिया जी के प्रति मेरा बहुत वार्मथ है। उन्होंने जब भी मिला हूं बड़ी स्नेह से मिली हैं। राहुल जी खासकर जब मैं चीफ विप था, और ये 2011, 12, 13 जब हमारी एक बड़ी बुरी हाल रहते थे ना पार्लियामेंट में, तमाम रिपोर्टें निकल रही थी, तो अक्सर मैं मैम के पास जाता था रिपोर्ट करने, तो वहाँ उनसे बड़ा स्नेह मिलता था। और एक चीज़ है, वो पॉलिटिकल सेंस बहुत है उनमें, बहुत है। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जिनका इतना पॉलिटिकल सेंस है जो सोनिया जी में बहुत है। People say that her silence is enigmatic. She knows when to act. She also knows when to say what. वो भी है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलती, नहीं कि बोलती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलती। जब कोई चीज़ बतानी होती है तो फिर उसकी बारीकी भी बताती है, वो आपके ऊपर वेग नहीं छोड़ देती। लेकिन फिर आपको नहीं लगता कि आपने कहीं एक गलती करी कि अगर आप उस पीरियड में केजरीवाल को समर्थन नहीं करते तो आज आम आदमी पार्टी यहाँ नहीं होती जो इस मुकाम तक? शायद देखो, ये तो हिस्ट्री में ये नहीं होता तो क्या होता, बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि हो सकता है हम समर्थन नहीं देते तो दोबारा से इलेक्शन होते, हो सकता है उसमें अच्छी तरह से जीत के आ जाते या नहीं आते, ये कुछ नहीं कह सकते हम लोग। बट मेरा ये है कि समर्थन देना इसलिए भी गलत था क्योंकि अगर समर्थन नहीं होता तो मेरा अंदाजा ये है कि अगर अगला चुनाव होता तो शायद ये नहीं जीत पाते, शायद लोग बीजेपी में चले जाते। गलती थी यानी? आप कह नहीं सकते, बट हाँ उस समय समर्थन देना तो गलत था। और फ्यूचर में अभी पॉसिबिलिटी है कि आप अलायंस कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं करेगी, और मुझे नहीं लगता है राष्ट्रीय कांग्रेस भी करेगी। उन्होंने बहुत कुछ देख लिया है और वो जानते हैं कि ये सबसे पहले अगर किसी थाली में छेद करेंगे तो कांग्रेस की थाली में। ये तो मुझे लगता है एक बड़ा अजीब सा डिलेमा है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को हराना चाहती है और चाहती है कि कांग्रेस खराब परफॉर्म करे। बीजेपी आम आदमी पार्टी हराना चाहती है मगर चाहती है कि कांग्रेस बढ़िया परफॉर्म करे। देखो ये सब अटकलें हैं, कौन किसकी परफॉर्म करता, किसी के चाहने से कोई परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। और ये जो होता है ना, वो कैलकुलेशन में हो सकता है, हो सकता है। देखो लेकिन एक और चीज मैं बताऊं, जैसे ही कांग्रेस असेंडेंस पर जाती है, ठीक है, बहुत सा बीजेपी का वोटर जो हमारे पास आएगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को भी जानती होगी या फिर इस उसमें है, मुगालते में है कि उसका वोटर हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि
एक ऐसा वोटर है उसका जो डेवलपमेंट को देख रहा है ना, और वो बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता कि बीजेपी उसकी बेस्ट चॉइस है। अगर कांग्रेस उसको अच्छी लड़ती दिखेगी ना तो वो वोट आएगा कांग्रेस। लेकिन आपकी विकास की कहानी को तो पूरा डिनाई करते हैं अरविंद केजरीवाल। वो कहते हैं कि सब कुछ तो उन्हीं के टर्म में हुआ है विकास, वो तो फ्लाईओवर, हॉस्पिटल, स्कूल। मुझे बताइए कि आप हॉस्पिटल्स की क्या दास्तान, वो कहते देखो हैं हॉस्पिटल की मैं आपको मैं 2 या 3 उदाहरण देकर बताता हूं, क्योंकि दास्तान तो बहुत लंबी है। इतनी चीजें क्लेम करते हैं कि कहां कहां आप उस पर उलझें। शीला जी के समय दिल्ली में 18-19 अस्पताल बने। पहले 20 थे, जब वो हटी तो 39 थे। उस समय हम लोग 7 अस्पताल हमारे निर्माणाधीन थे, जिसमें द्वारका का भी था, जिसमें बुराड़ी का भी था, जिसमें एक और था। ये 7 भी वो कंप्लीट नहीं कर पाए। कुछ तो अभी भी इतनी बुरी हालत में। आपको याद होगा जब कोविड हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जोर से डांटा था कि आपके जो अस्पताल निर्माणाधीन है, तो इन्होंने द्वारका का अस्पताल और बुराड़ी के अस्पताल का नाम लिया था, तो बताया गया था कि वहां तो बेड ही नहीं लग पा रहे, तब इन्होंने वहां टेंट करके खोला था। अब ये अगर अस्पताल 6 और 7 अस्पताल बन गए होते तो हो सकता है कई जानें बच गई होती कोविड में। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत ही हालत कि कम से कम बेड मिल जाते। मारा मारी थी, बहुत से लोग इसी में उनकी मृत्यु हो गई कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, वो वेंटिलेटर तो छोड़ दीजिए। तो यही छोटी मोटी भी अगर तब्दीली उस समय हो जाती। तो जब ये कहते हैं कि मैंने अस्पताल बनाए, अस्पताल तो भैया आपने एक भी नहीं बनाया। नहीं, वो कह रहे हैं मेरे पास तो आरटीआई भी है। विदेशों में बात हो रही है उनके बनाए स्कूलों की। कौन से विदेश में बात हो रही है? देखो इनका एक न्यूयॉर्क में आर्टिकल आया था, ठीक है, तो वो तो 2012 में मैं आपको बताऊं सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके कुछ रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली के सरकार के स्कूल अच्छा काम नहीं कर रहे, तो उन्होंने सुओ मोटो लिया और उन्हें दिल्ली सरकार को बुला लिया लतेड़ने के लिए। उसी का मैं आपको प्रिंट आउट दिखा देता हूं। जब सारी डिस्कशंस हो गई तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स का उदाहरण जो है पूरे देश को अपनाना चाहिए। तो हमारे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देश के सबसे बेहतरीन स्कूल हैं, और 2012-13 में ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपा, हिंदुस्तान टाइम्स में भी छपा। फिर एक टाइम्स ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट छापी कि दिल्ली सरकार के स्कूल देश के सबसे बेहतरीन स्कूल हैं सरकारी स्कूलों में। तो ये तो तमगा पहले से हमें मिलता था, ये कोई इनके समय नहीं हुआ है। राहुल जी, शीला जी के समय 12वीं के पास परसेंटेज 64% से बढ़ के 89% हो गया, 25% इन 15 ईयर। इनका जो है पिछले साल 91% पास था, इस साल 96% पास है। इंक्रीमेंटल मुश्किल होता है, इंक्रीमेंटल ही है नहीं, पर फिर क्रांतिकारी क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहना कि आपने इंक्रीमेंटल काम की बात कही थी उन्होंने, झीलें बना दें दिल्ली को झील का शहर। झीलें तो खैर हर बरसात में पता चल जाती है कौन सी झीलें थी। हर बरसात में जब हर घर में पानी भरता है और नालों में पानी भरता है तो पता चल जाता है कौन सी झील है। भाई झील का नाम बता दो। हम और आप चलते हैं राहुल जी घूमने, गर्मियां आ रही हैं, अभी भी किसी संडे में धूप आती है, आप चिन्हित कर लेना कौन सी झील बताइए, अगला इंटरव्यू उनके झील पे कर लेंगे। प्रदूषण भी कम हो गया। प्रदूषण तो आप देख लो, सांस नहीं ली जा रही, इतना बुरा हाल है। मैं आपको बताऊं, मैं इसलिए भी जान पाता हूं, मुझे थोड़ा सा एक साइनस है तो रहता है। मैं जब भोपाल जाता हूं क्योंकि वहां मैं काफी काम करता हूं, 8 या 9 किलोमीटर रोज बड़े आराम से दौड़ता हूं। जब मैं दिल्ली में आता हूं तो 5-6 के बाद सांस फूलने लगती है। तो बॉडी तो बहुत बड़ा बैरोमीटर है ना, कौन सी प्रदूषण कम हुई। बट उन्होंने एक और बता दो, इन्होंने अभी एक किसी इंटरव्यू में कहा कि मेरे अंदर में 50% सुएज ट्रीटमेंट बढ़ गई है। एक्चुअली फिगर तो बिल्कुल उल्टे हैं। जब शीला जी की सरकार हारी तो हमारे पास 603 MGD था सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, आज 608 या 611 है। भाई 10 साल में कम से कम दुगना होना चाहिए था। जो 7 इंटरसेप्टर बनने थे नजफगढ़ पे, जिस कारण से जमुना जी क्लीन होती, एक भी आज तक नहीं बन पाया। नजफगढ़ दिल्ली की सबसे बड़ी एक ड्रेन है, बहुत पुरानी ड्रेन है, जिस कारण से सबसे ज्यादा एफ्लुएंट डालती है यमुना नदी में। तो एक तो बन जाना चाहिए था, 2 बन जाने चाहिए था। वो तो पिछले साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा, तब एक हाई लेवल कमेटी बनी है LG के अंदर, वो अब इनको स्पीड अप कर रही है। तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट, LG, भारत सरकार जब सब जुड़ गए हैं तो शायद 1-2 इनके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स अब कमीशन होंगे। लेकिन आपके पास अरविंद केजरीवाल, देखिए अरविंद केजरीवाल आए एक एंटी करप्शन मूवमेंट में, जो कि आपके टाइम से शुरू हुआ। उसके बाद वो कास्टलेस एंड कम्युनिटीलेस हो गए, यानी एक टेफ्लॉन कोटिंग आ गई। वो टेफ्लॉन कोटिंग उनको मिली फ्री से। हाँ, उससे मिली। तो अब उन्होंने बिजली फ्री कर दी है। तो बिजली फ्री की है तो कहीं से बिजली ला रहे होंगे, तभी तो हुआ होगा। पानी फ्री दे रहे हैं तो पानी लाए होंगे, क्योंकि आप लोगों के टाइम में मुझे याद है कि दिल्ली की 500 MGD थी डिमांड। नहीं, देखो MGD ऐसा है, जब शीला जी आई थी तो दिल्ली को 580 MGD
पानी मिलता था, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट थे। हाँ। जब वो हारी हैं तो 920 एमजीडी था, 580 से 920 एमजीडी हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी बन गई थी। आज वो 940 है, केवल 20 एमजीडी बढ़ी है। और तभी पानी की दिल्ली में जो ये आ रहा ना कि पानी गंदा निकल रहा है, तो ये तो निकलेगा ना, क्योंकि प्रेशर खींचना पड़ रहा है, पानी है नहीं सप्लाई करने को। जो जल बोर्ड 17-18 हजार करोड़ के लॉस पे चलता था, आज 73-74,000 करोड़ के लॉस पर है। तो काम कहां बेचारे जल बोर्ड में हो पा रहा है? स्वेज ट्रीटमेंट बढ़ा नहीं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बढ़े नहीं, लेकिन तो हालत तो खराब होगी ना। जनता को फ्री मिल रहा है साहब, यही तो है, इसीलिए ना, जब फ्री मिलता है तो आप कंज्यूमर नहीं रहते, आप रेसिपिएंट बन जाते हो, लाभार्थी का सवाल नहीं होता मुझे क्यों मिल रहा है, कैसे भाई फ्री मिल रहा है तो किसको सवाल करोगे? जब आप बिजली का बिल दोगे तो उसका आप क्वालिटी देखोगे ना। और बिजली का मैं आपको बता देता हूं, आप अगर एक वेबसाइट का मैं आपको अभी फोटो दिखाता हूं, 2018 की ये बात है। 2018 में मैं बिजली की वेबसाइट पे गया तो उसमें मनीष सिसोदिया जी की फोटो लगी हुई है, और वेबसाइट ये कह रही है कि दिल्ली में जितना कुछ बिजली में आज हुआ है, ये जो 2002 में रिफॉर्म्स हुए थे उसके कारण हुआ है। तो मनीष सिसोदिया हुआ था, जिसमें वो हुआ, उसमें फिर लॉसेस कम हुए, उसमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ी, सारा क्रेडिट एक समय वो 2002 के रिफॉर्म को देते। और एक लास्ट बात बिजली की चोरी 50% से ऊपर, हाँ 55-56% थी, वो घटा के शीला जी के समय हो गई थी 11-12%, और अब हो गई नेचुरली, फिर तो कम ही होगी। वो ये बताता है कि पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार ने 30,000 करोड़ रुपया बचाया है बिकॉज ऑफ द रिफॉर्म्स। तो हर साल अमूमन 3,000 करोड़, तो 3,000 करोड़ रुपया अगर बच रहा है तो 2200-2400 करोड़ रुपया आप उस पर दे रहे हो सब्सिडी में, तो कौन सी बड़ी बात होगी? काम तो पिछली सरकार ने किया ना, मगर आप भी दे देते। ये मानते हैं हम लोग कई बार कह रहे थे कि आप इसके खिलाफ हैं कि फेवर में? नहीं, शीला जी खिलाफ नहीं थी, उनका ये कहना था। आपका क्या रुख है? देखो, ये जो फ्री बांट रहा है, मैं तो बहुत ज्यादा इसके फेवर में कभी नहीं रहा हूं। मेरा यह है कि हाँ, रिलीफ दो जितना पॉसिबल हो, लेकिन आदमी को उस तरीके से 100% फ्री में डिपेंडेंट मत बनाओ। कुछ अगर यूजर फीस या कुछ वो अपनी तरफ से देता है तो वो एक अपना अधिकार समझता है अच्छी सर्विस का, और फ्री की आदत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि फिर क्या होता है, वो कंपिटिटिव पॉपुलिज्म में चला जाता है। आज बिजली फ्री, कल पानी फ्री, फिर डीटीसी फ्री, फिर मेट्रो फ्री, क्योंकि फिर आप किसी और चीज पर नहीं आप कंपीट करते। फ्री 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 जो है ये नई चीजें बन जाती है। और आप देखिए तमाम राज्यों में अब यही हो रहा है, कोई भी सरकार अपने काम से अब नहीं जीत रही है। क्या चीज आप सहूलियत के रूप में फ्री करके बांट रहे हैं, उस पर सरकारें जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि सारी स्कीमें कंटिन्यू करेंगी जो दिल्ली में चल रही है, विच इज एन एडमिशन कि एक समय जिस चीज को रेवड़ी कहते थे प्रधानमंत्री, वो अब उसको रेवड़ी नहीं बुलाएंगे। नहीं, वो भी मान रहे हैं, क्योंकि देखो क्या हो जाता है कि जब ये एलिमेंट आ जाता है ना पॉलिटिक्स में, तो इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। फ्री की बड़ी तगड़ी ताकत है। क्या है मैं नहीं जानता, बस जैसे सड़क पे भंडारा होता है तो मर्सिडीज गाड़ियां भी रुक के वहां फ्री में खाना खाती हैं। फ्री का एक है, क्या अट्रैक्शन है ये तो लोग ही जाने। देखो बिल्कुल गरीब वर्ग है, जैसे पहले होता था स्कीम्स बीपीएल में मिलती थी, आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज को मिलती है, इकोनॉमिक व्हिच इज अफर्मेटिव एक्शन, व्हिच इज अफर्मेटिव एक्शन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबको देना तो फिर वोट है ना, फिर तो उसमें अफर्मेटिव एक्शन नहीं आता है, उसमें आर्थिक रूप से किसी को मदद करना नहीं आता है, उसमें आर्थिक रूप से वोट खरीदना जो है वो बेसिस बन जाता है। ये महिला स्कीम ये भी वही है, ये भी वही है भाई। देखो इन्होंने पंजाब में अनाउंस की, जीते, पंजाब की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, तो वहां चुप बैठ गए। वहां से और लोगों ने सीखा, इधर उधर से लिया। उसके पहले हमने कर्नाटक में किया, बीजेपी ने किया, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने किया, महाराष्ट्र में, और उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये तो एक सीरीज ऐसी शुरू हुई है कि जिसमें एपिसोड का नाम लिखना मुश्किल हो जाएगा। लाडली बहन योजना, लाड़की बहना योजना, प्यारी दीदी, मेरी बहना, ये नाम खत्म हो जाएंगे, इतने सारी स्कीमें आ गई हैं। हाँ, फिर कुछ और कर लेंगे, अभी तो बहुत नाम है ना। नहीं तो उसमें तो आप 30-32 स्टेट हैं, तो 30-32 मानो, फिर उसमें साउथ इंडियन अपने नाम से कर लेंगे। लेकिन उसमें हर एक में 3-4 पार्टियां हैं। हाँ, तो यू विल हैव टू हैव 120 सच नेम्स। हो सकता है। मैं एक पूछना चाहूंगा कि आप बीजेपी से मिल गए इस स्कीम के खिलाफ? नहीं, हम कोई बीजेपी से नहीं मिले, बल्कि इस चीज की सबसे पहले हम ही ने कंप्लेंट की जब ये आई। देखो क्या था, हमने जैसे ये अनाउंस की इन्होंने, हम यही पूछ रहे थे कि यार पंजाब में क्यों नहीं किया भाई। वाजिब सवाल है ना, जब पंजाब में आपने प्रॉमिस किया था। तो मुझे कभी कभी अच्छा लगता है कि आजकल जो हम लोग बोलते हैं अगले दिन बीजेपी उसको पिकअप कर लेती। बीजेपी का मीडिया का भोंपू हमसे ज्यादा बड़ा है, तो लोगों को लगता है उन्होंने ही बोला है, ठीक है, लेकिन वो उन्होंने बोला। फिर दिल्ली में सबसे बड़ा भोंपू किसका है? केजरीवाल।
और दूसरा बड़ा बीजेपी। ओके, आपका छोटा पड़ गया है। हाँ, मतलब देखो, हम अपनी बात कहते हैं लेकिन और लोग हमारी बात नहीं कहते। अच्छा, पर हम अपनी तरफ से कहते रहेंगे। तो इसके स्कीम में भी तो हम तो यही सवाल उठा रहे थे ना। फिर वो बात निकल कर आई कि भाई सही में ये कहने लगे, ये अपने क्या कहने मुख्यमंत्री आतिशी जी, कि भाई हमने एक स्कीम नोटिफाई कर दी है 1000 रुपए महीने की। उस पर फिर हमने सवाल खड़े किए कि जब आप ही की सरकार ही कह रही है, फॉर्म भी भरे जा रहे थे। हाँ, पर सरकार ने कहा कि ऐसे फॉर्म फर्जी है, ऐसी स्कीम हुई नहीं। तब हमने वो सवाल उठाए, और स्वाभाविक है कि हम सवाल उठाएंगे तो बीजेपी उठाएगी। भाई देखो, अगर सरकार कोई काम गलत करती है और 2 या 3 विपक्ष पार्टियां हैं और दोनों तीनों विपक्षी पार्टी सरकार के उस गलती पर सवाल उठाती है, तो ये थोड़ी कि वो आपस में मिल गई, तो वाजिब चीज है ना। हम अलग अलग विपक्षी पार्टी हैं, तो सरकार की कमजोरी को ये थोड़ी कि एक पार्टी उठाए एक ना उठाए, वो तो है ना, हम उसको उठाएंगे ना। मैं एक छोटा सा इसमें आई विल बी द डेविल्स एडवोकेट हियर कि ये आपका कहना यह है कि जिस सरकार से मंजूरी नहीं मिली है स्कीम को, जिसकी फॉर्मेट या रूल्स तैयार नहीं हुए हैं, उसको कैसे आप सड़क पे फॉर्म भरवा करके एक ऐसा दिखाना चाहते हैं कि एक्सरसाइज इज ऑन। इट इज वेरी सिमिलर टू आपने वो वायदा जो किया था लोकसभा चुनाव में महिलाओं को, तो यूपी और तमाम जगहों पे महिलाएं पर्चा ले लेकर के पहुंच गई थी। हाँ, यानी इतिहास आपका भी थोड़ा सा वैसे ही पर है। वो गारंटी कार्ड था, वो हम ये नहीं कह रहे थे। हाँ, तो आपने भी बांट तो दिए थे गारंटी कार्ड। हमने ये नहीं कहा कि इस पे मिलेगी, हमने कहा था ये हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। जनता इतना समझती होती है, मैं मानता हूं, लेकिन प्रॉमिसरी नोट, यानी अगर ऐसा हो तो फिर राहुल गांधी को और अटल बिहारी वाजपेयी किसी नेता को सीरियसली जनता कैसे लेगी? गरीब जनता समझती कार्ड मिला। जी, प्रॉमिसरी नोट और इसमें फर्क है। दूसरा, उस प्रॉमिसरी नोट में हमने डेटा नहीं कलेक्ट किया था, हमने नाम और नंबर नहीं लिए थे कहीं से। हमने कहा ये हम आपको दे रहे हैं और ये हमारा एक नोट है कि कल को अगर हमारी सरकार आएगी ये हमारी गारंटी होगी। जैसे आपको याद होगा, इन्होंने एफिडेविट बांटा था। एफिडेविट पे हमें कोई दिक्कत नहीं थी, आपका एफिडेविट है, लोगों को बांटिए। अगर वो कहते हैं इस एफिडेविट के एवज में आप हमें कुछ दो, तब बात बनती ना, तब होता कि मैं कुछ दे रहा हूं और आप मुझे कुछ दो। इन्होंने इस चक्कर में जो डेटा इकट्ठा किया और ये कहा कि ये कार्ड लो, इस कार्ड पर आपको मिलेगा। उस कार्ड में आम आदमी पार्टी का निशान था, तो पार्टी का निशान तो किसी स्कीम के एप्लीकेशन फॉर्म पे हो ही नहीं सकता। ये तो भारत के 70 साल के इतिहास में 30 राज्यों में आज तक नहीं हुआ है कि पार्टी के निशान से कोई स्कीम हो जो सरकार की स्कीम हो। सरकार की स्कीम हमेशा या तो राज्य का चिन्ह होगा या हमारा राष्ट्रीय चिन्ह होगा। मैं थोड़ा सा आगे के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कंटेंस कर देता हूं, जिससे कि क्विक फॉर्मेट में हो जाएगा जवाब। यानी व्हाटएवर यू मे से, संदीप इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट पीपल टू टॉक टू, एंड आई विल लाइक टू अगेन मेंशन इन एवरी इंटरव्यू आई मेंशन this is yet another leader who hasn't asked me before the interview the set of questions. I asked him for an interview, he came and sat down, and I'm asking randomly what I want to ask him, and I'm thankful for that. मैं जल्दी जल्दी सवाल पूछता हूं, केजरीवाल मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे इस बार? नहीं। क्यों? जीतेंगे नहीं। जीतेंगे नहीं। अगर जीत गए, वैसे नहीं, चलो माना कि जीत गए, मान लिया जीत गए, तो फिर फाइल, वो तो सीएम बन भी सकते हैं, दोबारा चुनाव कहीं से लड़ सकते हैं। हाँ, नहीं, ऐसा है कि पार्टी भी नहीं जीतेगी ना। पर चलो मान लिया कि आम आदमी पार्टी जीत गई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का तो है इन पे कि भाई आप बेल में तब तक रहेंगे जब तक फाइल नहीं साइन करेंगे। फाइल साइन करते ही जेल जाएंगे, अधिकारियों से मिलते ही जेल जाएंगे। तो आदमी मुख्यमंत्री क्यों बनता है? गाड़ियों में घूमने के लिए थोड़ी, मकानों में रहने के लिए थोड़ी, कि फाइल साइन करना है। अब जैसे इनकी ये महिला वाली बेल कंडीशन जो आई है सुप्रीम कोर्ट की कि आप फाइल नहीं साइन कर सकते, वो ऑफिस नहीं जा सकते, बिल्कुल फिर फाइल नहीं साइन। तो आपने महिला स्कीम 2100 अगर आपको करनी है तो फाइल तो साइन करना पड़ेगा। फाइल तो वो साइन करते ही नहीं थे, वो किसी कोई मंत्रालय है ही नहीं। इसीलिए, पर बाद में एलजी ने कहा ना, इस एलजी ने कहा कि जब तक आप फाइल करके साइन मेरे पास नहीं भेजेंगे मैं अप्रूवल नहीं दूंगा। कैबिनेट तो अब तो फंस गए, अब तो इनको करनी पड़ेगी साइन, और जिस दिन करेंगे जेल चले जाएंगे। शराब किस्से का मामला क्या? असल में ये जो पूरा शराब का मामला है, एक्साइज पॉलिसी का, सुना है इसकी उत्पत्ति आपके यहां से हुई थी? नहीं, उत्पत्ति मेरे यहां से नहीं हुई। उत्पत्ति यानी इसकी जो खबर आई कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि ये मेरे एक नेफ्यू हैं, वो एक क्लिकर कंपनी में काम करते हैं। एक दिन आके उन्होंने मुझसे कहा कि चाचू एक बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। तो मैंने पूछा क्या? तो उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी एक स्कीम आ रही है और उसमें इतना इतना तथाकथित रूप से नहीं आई नहीं थी, तथाकथित रूप से इतना डिमांड हुई है। अब सही गलत मैं नहीं जाना, मुझे जो मुझे खबर मिली। तो मैंने अच्छा, और मैंने कहा यार ये इस टाइप की स्कीम तो बड़ी मुश्किल है। 5-6 महीने बाद हूबहू वही स्कीम आ गई, 100% वही, वर्ड टू वर्ड, जितना मुझे याद है। It was out 6-7 months before. It was
बिकॉज वो हमें तो ये खबर ये है कि वो स्कीम सरकार ने नहीं बनाई थी, वो इसके शराब के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं साउथ साइड उन्होंने, हाँ साउथ, उन्होंने डिजाइन करके दी थी। चलिए जल्दी से करते हैं सवाल। क्या आपको लगता है शराब पॉलिसी में और अदरवाइज अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, करप्ट हैं? बिल्कुल ईमानदार नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल ईमानदार नहीं है कि करप्ट हैं? करप्ट है। ओके। डज ही बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आपने आरोप लगाया है, या डज ही नॉट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन? नो, वो उस संविधान में विश्वास करते हैं जिससे उनको पर्सनली फायदा हो, बाकी कुछ नहीं। आप लोग यू टर्न करते हैं ज्यादा कि अरविंद केजरीवाल ज्यादा यू टर्न करते हैं? अरविंद केजरीवाल सिर्फ यू टर्न करते हैं। यू टर्न सब पार्टियां करती हैं, वो सिर्फ यू टर्न करते हैं। क्या उन्होंने कांग्रेस को इस्तेमाल किया या कांग्रेस ने उनको इस्तेमाल किया? उन्होंने कांग्रेस को इस्तेमाल किया। क्या अब ये सही था कि 2013 में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया आपने? नहीं, गलत था। मतलब बाद में दिखता है कि गलत राजनीतिक निर्णय था। पोस्ट हेस्ट पोस्टमार्टम में 2024 का अलायंस सही था, गलत था? 2024 का ठीक था। अगर अलग लड़ते कांग्रेस तो पार्टी अलग लड़ती तो हम 7 सीटों पे सेकंड आते, लेकिन एक बड़ा ऑब्जेक्टिव भी होता है, कभी कभी पार्टी से ऊपर भी उठ के देखना चाहिए। नहीं, लेकिन आप रेकनिंग में आ जाते विधानसभा में। ठीक है, पर वो एक बड़ा गोल था। हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी को हटाना एक लॉडेबल ऑब्जेक्टिव था। आपके साथ ये मुश्किल क्यों हो रही है कि आपके साथ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आपका साथ लेकर के भी एक लेवल पे आपको खा गए, वैसे ही ममता बनर्जी बीजेपी से लड़ रही हैं, कांग्रेस को खा गई। ये उन्हीं सहयोगियों के, वही आपके सहयोगी हैं इंडिया के। देखो, ये बदलना होगा कि नहीं बदलना होगा? नहीं, अल्टीमेटली तो करना होगा, बट वो धीरे धीरे करना क्या होगा? धीरे धीरे अपने आप को सशक्त करना पड़ेगा कांग्रेस को। यानी और हमारी इसमें दिक्कत मुझे को ये नहीं है कि चुनाव में आप किसके साथ लड़ते हैं। चुनाव के बीच में जो समय है, जब जेन्युइन राजनीतिक काम होता है, तब पार्टी को अपने आप को शक्तिशाली करना चाहिए। ये बड़ी लंबी डिमांड रही है कि फुल स्टेटहुड मिलना चाहिए दिल्ली को। मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री है या भारत सरकार के एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनके ऊपर कोई मुख्यमंत्री नहीं बैठ सकता, क्योंकि भारत सरकार के ऊपर पुलिस का वर्चस्व किसी और राज्य का नहीं हो सकता। यानी आप कहेंगे हायरार्की का किस्सा है, हाँ, ये फेडरल हायरार्की का हायरार्की हिस्सा। उसके बाद दिल्ली पुलिस को मांगते हैं अरविंद केजरीवाल की मुझे दे दो। नहीं नहीं, वो दिल्ली पुलिस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज भारत सरकार यहाँ है। ट्रैफिक जैसी चीजें आ जाए कोई दिक्कत नहीं। क्यों चाहते हैं दिल्ली पुलिस को? सत्ता कि नहीं चाहते हैं? सत्ता, जैसे पंजाब में दुरुपयोग कर रहे हैं, उसी तरह सत्ता के लिए। अगर आपको कहा जाए कि दिल्ली के ब्रह्म प्रकाश जी से सारे चीफ मिनिस्टर को देखें, बीजेपी भी रही, अरविंद केजरीवाल रहे, कांग्रेस भी रही, आप किसको सबसे खराब सीएम मानते हैं? आज का जो सीएम है अरविंद केजरीवाल ने एक बार एक लिस्ट पढ़ी थी करप्ट पॉलिटिशियंस की, जिसमें आपके भी कुछ लोग थे। तो आज आप देश के सबसे करप्ट पॉलिटिशियन में क्यों इनको मानते हैं? भाई, उसमें एक तो हमारे हैं सीएम, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा आप सीएजी की रिपोर्ट ले लीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन ले लीजिए, उसमें ये सबसे ज्यादा लिप्त है, जो आप सिटिंग सीएम्स हैं। बाकी पुरानों में क्या रहे होंगे क्या नहीं रहे होंगे हम नहीं कह सकते। और दूसरा, जितने इस समय सिटिंग, एक तरह से इनको भी सिटिंग ही मानो, खुद ही कह दिया था कि आतिशी टेम्परेरी है, तो यही सिटिंग मानो। उनमें तो और कोई है भी नहीं इनके आसपास। क्या आतिशी फुल फ्लेज चीफ मिनिस्टर हैं? नहीं, सिर्फ नाम से है, सब कुछ केजरीवाल करते हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के रिवाइवल के चांसेस है दिल्ली में? हाँ, 100% है। उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा कि बीजेपी को होगा? दोनों को होगा। किसको ज्यादा होगा? कह नहीं सकते, क्योंकि ये देखिए, कहीं भी पॉलिटिक्स में कभी भी 2+2 4 नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल मॉडल है, एक मोदी मॉडल उसके खिलाफ लड़ रहा है। कांग्रेस का कोई मॉडल है? शीला जी का मॉडल है, और आज के संदर्भ में शीला जी के मॉडल को जब हम इंप्लीमेंट करेंगे, तो नए संदर्भ में जब उसकी बात करेंगे, वो हमारा मॉडल है। वो आपका मॉडल है इस समय पे। दोज आर द 3 मॉडल्स प्रिवेलिंग। क्या आपको लगता है कि शराब घोटाले या तमाम घोटाले में 16 लोग जेल जा चुके हैं आपके, उनमें से सब करप्ट हैं या कोई एक ऐसा है कि जिनके कारण ये लोग फंस रहे हैं? ये हो सकता है। देखिए, कौन प्राइमा फेसी उसमें है, लेकिन उसमें उस टिल में हाथ तो सबका है। और इतना बड़ा एक्साइज पॉलिसी आ जाए और उसमें एक्साइज मिनिस्टर और सीएम को ना पता हो, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। इज मनीष सिसोदिया करप्ट? जैसा सेट कि ये उस समय वित्त मंत्री थे, तो मैं मान ही नहीं सकता कि इनको नहीं पता होगा। और अगर इनको पता है तो फिर तो ये गिल्टी है। यू वर कॉन्टेक्टेड बाय द बीजेपी टू ज्वाइन बीजेपी? हाँ, कई बार, 3-4 बार। वायदे हुए थे कुछ? नहीं, हाँ, कुछ देने वेने के? ऑब्वियसली, बट कोई ऐसा नहीं, क्योंकि वो करते हैं। पर देखो साहब, राहुल भाई, मैं इसको जेन्युइन पॉलिटिकल एक्टिविटी मानता हूँ। हम भी अगर अच्छे नेताओं को अपनी पार्टी में ले आए तो क्यों नहीं, क्योंकि पार्टियां सशक्त होती हैं अपने आइडियाज से, अपनी आइडियोलॉजी से, अपने काम से, लेकिन अच्छे नेताओं के जुड़ने से भी।
कभी कभी होता है, आपको अच्छे लोग आए, अपना वो मन बदलने आपके पास आए, तो क्यों ना पार्टी शक्तिशाली हो। Does Congress need to invest in Delhi leadership? Yes, it should. It should. How do you rate Pradhan Mantri Narendra Modi as a political rival? As a political rival, very good. He's very good politician. As a prime minister, निराशा रही है उनसे। एंड कांग्रेस को दिल्ली का जो कांग्रेस में परफॉर्मेंस रहा है, उसमें काडर, नेतृत्व और सबकी आप कितनी गलती मानते हैं? रही है, हम लोग की तो रही है, क्योंकि हम पिछले 10 साल में शायद वो काम नहीं कर पाए जमीन पर। देखो 10-12-15% पे हम रहते, कोई दिक्कत नहीं थी। आपको याद होगा यूपी में भी बहुत साल तक हम लोग 18-20 रहे। बिल्कुल, है ना? वो हम क्यों छोड़ इवन इन 2004 यू सरप्राइज्ड एवरीबॉडी बाय टचिंग 10%। वही तो हम लोग और असेंबली में थोड़ा ज्यादा भी पाते थे, 30-40 सीटें हमेशा रहती थी, तो हम लोग बने रहते थे। जहां बने भी नहीं रहे, ये हमारी गलती है, हम ही लोगों की। What does the Congress need to do? क्या करना पड़ेगा मुझे? यानी ये जवाब दिल्ली वाला भी रिकनेक्ट विथ आवर वर्कर्स, रिकनेक्ट विथ पीपल। चुनाव के 3 दिन पहले कि चुनाव के 3 साल पहले? इस चुनाव से, मतलब इस चुनाव में तो अच्छा रिजल्ट आएगा, पर वो छोड़ दीजिए, मैं इस चुनाव की नहीं बात कर रहा। जैसे ही चुनाव खत्म होता है, आप तैयार रहो, ठीक है, सुस्ताल हो, और उसके बाद करें। तो आपकी सरकार बने, सरकार नहीं बने, मेरे हिसाब से तो बन रही है सरकार, पर उसको हम हटा देते हैं। किसी भी सरकमस्टांस में अगले चुनाव के लिए, और अगला एमसीडी का चुनाव आ रहा है, आप आज से काम करो, हमारे पास है शक्ति। आपने कह दिया कि सरकार बनेगी कांग्रेस की जी, तो सीएम का कुछ चांस मेरा आपका? हाँ, और किसका? नहीं, देखो सीएम हाईकमांड तय करेगा, उस पर छोड़ देते। हाईकमांड, अरे तो हाईकमांड तो ऐसी चीजें तय किया जो कि आप खिलाफ थे तमाम। नहीं, ठीक है, वो सब होता रहता है। हाईकमांड तय करेगी, मेरे ख्याल से वो देखेगी किसने रेली मेहनत की है, कौन कौन लोग पिछले 10 साल में जुटे रहे हैं, तो तिलक तो उसी के माथे पे लगना चाहिए ना, जिसने 10 साल मेहनत की। When are you going out to campaign? जब कैंपेन करने जा रहे हैं, क्या लोग शीला दीक्षित जी को मिस कर रहे हैं? हाँ, मैं इतना बता दूं राहुल जी, अगर शीला जी खड़ी हो रही होती ना नई दिल्ली से, घर बैठे जीतती, कैंपेन भी नहीं करना पड़ता। On that note, Sandeep, thank you very much for speaking to us. Sandeep Dixit figures this edition of Hotspot, and what an interesting thing that years after her death, Sheila Dikshit, who was the longest serving Chief Minister of Delhi, still remains a factor in elections. Yes, she still remains. That perhaps is, I think, a political tribute to any leader, or a tribute which any political leader should wish for, as far as the leader, when the leader is alive. Absolutely. Thank you, Sandeep, for speaking to us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you.